क्योंकि हम जो एडिटर यूज करने वाले हैं वो जुपिटर नोटबुक एडिटर हम यूज करेंगे। ऑल्दो ये बहुत पॉपुलर एडिटर है। अगर आपको डाउनलोड करना है, अगर आपके पास नहीं है, तो हम एनाकोंडा डाउनलोड कर सकते हैं। और एनाकोंडा पाइथन का डिस्ट्रीब्यूटर है। एंड इसी के साथ हमें जुपिटर नोटबुक मिलता है। आपको कुछ भी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। स्किप योर रजिस्ट्रेशन एंड जस्ट गो फॉर द डाउनलोड ऑप्शन। आप देखेंगे यहाँ विंडो के लिए, मैक के लिए, लिनक्स के लिए, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये वन क्लिक में डाउनलोड होता है और वन क्लिक में इंस्टॉल होता है। इसमें कोई भी आपको सेटिंग्स करने की जरूरत नहीं होती। तो जब आपका एनाकोंडा इंस्टॉल होता है तो कुछ ऐसा एप्लीकेशन आपको दिखाई देगा आपके लैपटॉप पे, एनाकोंडा नेविगेटर करके। जब आप इस एनाकोंडा नेविगेटर को ओपन करेंगे तो आपको इस तरीके का एक सॉफ्टवेयर ओपन होगा। इसमें आप देखेंगे तो एक जुपिटर नोटबुक है, एंड वी आर इंटरेस्टेड इन दिस इन द बिगनिंग। लेटर ऑन जब हम मशीन लर्निंग में जाएंगे तब मैं आपको ये स्पाइडर एक नया एडिटर दिखाऊंगा। तो अभी हम जुपिटर नोटबुक पे काम करेंगे। वैसे हम पूरा सेशन जुपिटर नोटबुक पे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम बाद में लेटर ऑन स्पाइडर भी देखेंगे, ये भी काफी यूज होता है। तो हम इस पे लॉन्च पे क्लिक करेंगे। ये एक वेब बेस्ड एडिटर है, लेकिन नेटवर्क कनेक्शन की आपको कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये लोकल होस्ट पर रन होता है। तो ये वेब बेस्ड एडिटर है। जैसे ही आप लॉन्च क्लिक करेंगे, आपके डिफॉल्ट ब्राउजर में, जैसे मेरे यहाँ ये सफारी में ओपन हो रहा है, तो आपके डिफॉल्ट ब्राउजर में जाके ये ओपन होगा। ठीक है। तो हम जो एडिटर यूज करेंगे वो जुपिटर नोटबुक यूज करेंगे। अगर आप इंस्टॉल नहीं भी कर पा रहे हैं अपने लैपटॉप पे जुपिटर नोटबुक, तो आप यूज कर सकते हैं गूगल कोलैब करके। इसके लिए आपको बस जीमेल अकाउंट लॉगिन करना पड़ेगा। आप जैसे ही गूगल कोलैब सर्च करेंगे गूगल पे, आप फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे एंड इट विल टेक यू टू द गूगल कोलैब। ये गूगल के थ्रू प्रोवाइडेड एक ऑनलाइन आप कह सकते हैं जुपिटर नोटबुक एडिटर है, जिसे आप यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको नेटवर्क कनेक्शन की जरूरत है, क्योंकि ये आपके लोकल सिस्टम पे रन नहीं हो रहा, ये आप गूगल पे रन कर रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके नेटवर्क स्पीड पे, उसके अकॉर्डिंग ये आपको रेस्पॉन्स दे सकता है। तो हम फाइल पे क्लिक करेंगे और एक न्यू नोटबुक हम बनाएंगे ड्राइव में। यहाँ जो भी नोटबुक आप बनाएंगे वो ऑटोमेटिकली आपकी गूगल ड्राइव में जाके सेव हो जाएगी। ठीक है। तो आप देखेंगे ये भी एक जुपिटर नोटबुक है जिसे हम यूज कर सकते हैं। सो मान लो अगर आपके पास ऑफिस लैपटॉप है और आप यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली इसको यूज कर सकते हो उस केस में। सर एक बार ये दोबारा बताएंगे गूगल कोलैब वाला, बिकॉज एनाकोंडा मेरे लैपटॉप में इंस्टॉल होगा नहीं, मैं अब तक सबलाइम यूज कर रहा था। तो आप जब जीमेल से लॉगिन करेंगे अमित, जब आप गूगल कोलैब सर्च करेंगे गूगल पे, हम्म। जब आप उसे ओपन करेंगे तो आपको ये एक पहला पेज दिखाई देगा। ठीक है। ओके। इसमें जब आप फाइल ऑप्शन पे जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे फाइल पे कुछ ऑप्शंस है। जैसे एक ऑप्शन है नई नोटबुक बनाने का। ठीक है। एक और ऑप्शन हम्म। है एक ओपन नोटबुक। ओपन का मतलब है कि आपकी ड्राइव में जो आपने लास्ट टाइम बनाई थी नोटबुक, आप उसे हम्म। ओपन करना चाहते हैं, मतलब आप दोबारा से उसी में एडिट करना चाहते हैं। ओके। तीसरा ऑप्शन आप देखेंगे तो एक अपलोड है। अपलोड का मतलब है जैसे मान लो मैंने एक नोटबुक आपको दी, आज हमने कुछ पढ़ा, कुछ कोड लिखा। अब आप उस नोटबुक को ओपन करना चाहते हैं, तो आप उसे डाउनलोड करेंगे पहले क्या नेटवर्क क्लाउड के पोर्टल से। तो वो डाउनलोड होके आपके लोकल सिस्टम पे जाएगी। तो आप उस लोकल सिस्टम से उस नोटबुक को यहाँ अपलोड कर सकते हैं एंड यू कैन स्टार्ट एडिटिंग दैट। तो ये तीन ऑप्शंस हैं आपके पास में यहाँ पे। ठीक है। फिर आपने जब एक एडिट कर ली तो आप उसे सेव कर सकते हैं, ड्राइव में सेव कर सकते हैं, गिटहब पे सेव कर सकते हैं, और आप उसे नॉर्मली ड्राइव पे भी सेव कर सकते हैं डायरेक्टली। जब आप सेव करते हैं तो वो डायरेक्टली ड्राइव में ही जाके सेव होता है आपकी, ओके। क्योंकि वो ऑटोमेटिकली बनती ही ड्राइव में है, आपकी जो नोटबुक बनती है। आप उसे डाउनलोड करना चाहें तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं अपने लोकल लैपटॉप पे भी। ठीक है। डाउनलोड आप IPYNB, तो जुपिटर नोटबुक की जो एक्सटेंशन होती है वो IPYNB होती है, और पाइथन फाइल की जो एक्सटेंशन होती है वो .py फाइल होती है। वैसे अगर देखा जाए तो जुपिटर नोटबुक इज डिजाइन इन सच वे कि ये ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को इजीली मैनेज कर पाता है और अच्छे से विजुलाइज कर पाता है।
और यहाँ आप देखेंगे तो आपको थाउजेंड्स ऑफ प्री इंस्टॉल्ड मॉड्यूल्स मिलते हैं जो हम डेटा साइंस में और मशीन लर्निंग में यूज करते हैं एनाकोंडा के अंदर। तो हमें उनको सेपरेटली अलग से डाउनलोड नहीं करना पड़ता। इसलिए हम एज ए डेटा साइंटिस्ट जुपिटर नोटबुक यूज करते हैं। एक और रीजन है जुपिटर नोटबुक यूज करने का एज ए डेटा साइंटिस्ट, अगर और डेटा एनालिसिस, अगर मैं एक पीवाई फाइल पे काम करूंगा, तो पीवाई फाइल पे जब हम कोड लिखते हैं तो उसका आउटपुट आता है कंसोल पे। जैसे मान लो आपने कोई ग्राफ बनाया, आप मान लो डेटा को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो जब आप एक डेटा को एक्सप्लोर करते हैं तो आप एक ग्राफ नहीं बहुत सारे ग्राफ्स बनाते हैं, हर एक कॉलम के लिए अलग अलग ग्राफ बनाते हैं। इवन वन कॉलम के लिए आप मल्टीपल ग्राफ्स भी कई बार बनाते हैं उसको अच्छे से समझने के लिए। तो वो सारे ग्राफ्स जब विजुलाइज होंगे तो वो सेपरेटली विजुलाइज होंगे। तो अगर मैं आपको शेयर करूंगा या आप किसी को वो शेयर करेंगे कोड, तो सिर्फ कोड ही शेयर होगा। वो ग्राफ जो उस कोड से बनाए थे आपने, वो ग्राफ आपको फिर सेव करने पड़ेंगे, अलग से शेयर करने पड़ेंगे। तो सब कुछ अलग अलग शेयर होगा, और आउटपुट जो आएगा वो फिर आपको कॉपी करना पड़ेगा, फिर एक टेक्स्ट फाइल में रखना पड़ेगा, फिर शेयर करना पड़ेगा। हम्म। इसलिए नोटबुक फाइल में क्या होता है कि जो कोड हम लिखते हैं वो भी वहीं रहता है। उस कोड के जो आउटपुट आते हैं, जैसे डेटा मैंने प्रिंट करके देखा, वो डेटा भी यहाँ आपको दिखाई देगा, और जो ग्राफ मैं बनाऊंगा वो भी यहीं पे रहेगा। तो एक सिंगल फाइल के अंदर आपके पास सब कुछ रहेगा, फिर आपको अलग अलग चीजें शेयर नहीं करनी पड़ेंगी, एंड दैट विल बी इजी फॉर यू टू शेयर विद समवन। इसलिए जुपिटर नोटबुक हम लोग यूज करते हैं ज्यादातर। बट ऐसा नहीं है कि जुपिटर नोटबुक पे अगर मैं काम कर रहा हूं तो अलग कोड लिखा जाएगा, और पाइथन फाइल पे मैं काम कर रहा हूं तो अलग कोड लिखा जाएगा। कभी भी कोई भी कोड एडिटर डिपेंडेंट नहीं होता। एडिटर तो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है जो आपको फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा है, कि आप यहाँ लिखेंगे तो मैं आपको ये फंक्शनैलिटी दूंगा, आप अगर इस एडिटर में लिखेंगे तो आपको इस तरीके से फंक्शनैलिटी मिलेगी। दैट्स इट। कोई भी कोड को कॉपी करके आप कहीं भी दूसरे एडिटर में रखेंगे, उसमें बिना चेंजेस किए वो सेम तरीके से एक्शन परफॉर्म करेगा, और सेम तरीके से आपको आउटपुट देगा बिना कोई भी मॉडिफिकेशन के। तो कभी भी कोड एडिटर डिपेंडेंट नहीं होता। ठीक है, आप चाहे किसी भी एडिटर में काम करें। तो जुपिटर नोटबुक की जो एक्सटेंशन होती है वो IPYNB एक्सटेंशन होती है। इसी को हम जुपिटर नोटबुक फाइल बोलते हैं। ठीक ठीक है सर, ओके सर। ओके, सो वी ऑलरेडी डिस्कस कि भाई प्री रिक्विजिट पाइथन है और हमें पाइथन पहले से आना चाहिए इसके लिए। ऐसा कोई भी टॉपिक, मैं कुछ टॉपिक्स के नाम लिख देता हूँ। वैसे तो मुझे पूरा पाइथन ही जरूरत है, कल मैंने आपको ये चीज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की थी कि बेसिक्स पाइथन से हम ऑब्वियसली डेटा साइंस मशीन लर्निंग पढ़ तो सकते हैं, लेकिन इंडस्ट्री में जब हम काम करने जाते हैं तब फिर वहां हमें बेसिक पाइथन नहीं, एडवांस पाइथन की भी जरूरत पड़ती है। तो ऑब्वियसली पाइथन मुझे आना चाहिए, लेकिन कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं, जैसे पाइथन के सारे डेटा स्ट्रक्चर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम बात करें डेटा साइंस की स्टार्टिंग की, अगर हमें स्टार्ट भी करना है तो उसके लिए हमें डेटा स्ट्रक्चर्स आने चाहिए। जैसे कि हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर है लिस्ट, हमें लिस्ट आना चाहिए, हमें टुपल आना चाहिए, हमें डिक्शनरी आना चाहिए, और हमें सेट डेटा स्ट्रक्चर आना चाहिए। पाइथन के ये चारों डेटा स्ट्रक्चर हमारे लिए मैंडेटरी है। एक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन करके हमारे पास टॉपिक होता है, हमें वो भी आना चाहिए। आई बिलीव अगर आपने पाइथन पढ़ा है तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के बारे में। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन आपको एक सॉर्टर सिंटेक्स प्रोवाइड करता है जब आपको एक नई लिस्ट बनानी होती है एक एग्जिस्टिंग लिस्ट के बेसिस पे। तो आपको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन भी आना चाहिए। एक लैम्डा फंक्शन होता है जिसे पाइथन में हम लोग एनोनिमस फंक्शन बोलते हैं। लैम्डा फंक्शंस का यहाँ पे काफी हम लोग यूज करते हैं। बाकी का लूप, इफ एल्स, ये बहुत, और फंक्शन बनाना, फंक्शंस को कॉल करना, मॉड्यूल्स को कॉल करना, ये बहुत ही कॉमन सी चीजें हैं, तो ये आपको आनी ही चाहिए डेफिनेटली। एंड फाइल हैंडलिंग, जैसा मैंने कल आपको बताया था, फाइल हैंडलिंग में हमें आना चाहिए कि हम टेक्स्ट फाइल का डेटा कैसे रीड एंड राइट करते हैं, एक्सेल फाइल का। ऑल्दो हम पांडास के थ्रू एक्सेल और CSV फाइल का रीडिंग राइटिंग पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मुझे आना चाहिए टेक्स्ट फाइल, एक्सेल फाइल से डेटा रीड राइट कैसे करते हैं। एंड डेटाबेस कनेक्टिविटी, डेटाबेस कनेक्टिविटी खैर मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ में, लेकिन डेटाबेस कनेक्टिविटी भी मुझे आनी चाहिए, जिससे कि जब मैं आपको पढ़ाऊं तो आपको प्रॉब्लम ना आए उतनी ज्यादा। एंड डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए मुझे बेसिक
एसक्यूएल की कमांड्स, यानी कि सेलेक्ट कमांड अगर हम बात करें, एसक्यूएल की बेसिक सेलेक्ट कमांड आनी चाहिए, जैसे सेलेक्ट क्वेरीज रन करना, मुझे डेटा सेलेक्ट करना है, उसमें मुझे कंडीशंस वगैरह लगाना, ये बेसिक चीजें मुझे आनी चाहिए। बाकी के एडवांस टॉपिक अगर मुझे आते हैं देन वेल एंड गुड, जैसे कि ऊप्स हो गया, और भी बहुत सारे पाइथन के एडवांस टॉपिक हैं, जैसे मैंने कल आपको डेट एंड टाइम बताया था। तो डेट एंड टाइम से मुझे हेल्प मिलती है जब हम डेटा को एनालाइज करते हैं मंथ के बेसिस पे, डेट के बेसिस पे, या फिर हम टाइम सीरीज जब पढ़ते हैं। इन सब एग्जांपल्स में हमें डेट एंड टाइम की भी जरूरत पड़ती है, तो पाइथन डेफिनेटली प्री रिक्विजिट है और हमें आना चाहिए। अगर आपको कोई भी टॉपिक इसमें से नहीं आता होगा, कोई भी परेशानी आती है आपको किसी भी टॉपिक में, अगर आपके पास मटेरियल है, आप वहां से रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रिवीजन कर रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप 1 to 1 मुझे डायरेक्टली पिंग कर सकते हैं इससे रिलेटेड, कि मुझे ये टॉपिक क्या आप समझा सकते हैं, एंड आई विल एक्सप्लेन दैट टू यू। ठीक है, आप उसकी चिंता ना करें, लेकिन प्लीज गेट सम ओवरव्यू ऑफ द पाइथन, ताकि आपको अब जब हम पढ़ें तो प्रॉब्लम ना आए। तो पाइथन में जो सबसे पहला, अगर हम डेटा साइंस की तरफ मूव करते हैं, तो सबसे पहला जो मॉड्यूल आता है वो आता है नंपाई मॉड्यूल। ठीक है, नंपाई स्टैंड फॉर न्यूमेरिकल पाइथन। कल मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया था। तो नंपाई हमें दो चीजें प्रोवाइड करता है। सबसे पहला तो नंपाई हमें प्रोवाइड करता है एरे। ये एरे बेसिकली मैट्रिक्स है, जिसकी हेल्प, इससे हमें मिलता है ये हेल्प कि जब हमारे पास 1D डेटा होगा, तो हम उस पर किस तरीके से ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। जब हमारे पास 2D डेटा होगा, तो हम उस डेटा पे किस तरीके से ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। तो नंपाई हमें मैट्रिक्स को समझने में हेल्प करता है, और उस मैट्रिक्स पे ऑपरेशंस कैसे होंगे ये समझने में हमें हेल्प करता है, ताकि जब हम लेटर ऑन रियल टाइम डेटा सेट पे जाएं, तो हम उस डेटा सेट पे सेम तरीके से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकें। तो सबसे पहली चीज नंपाई एरे बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। दूसरा, जब हमारे पास डेटा होगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, तो उस डेटा पे मैथमेटिकल ऑपरेशन और स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन करने होंगे डेटा को एनालाइज करने के लिए। वो मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन हम मैन्युअली नहीं परफॉर्म कर सकते, क्योंकि उस केस में हमारे पास जो डेटा का साइज होगा वो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होगा। तो वो मेरे लिए थोड़ा सा टिपिकल होगा। मान लो मेरे पास एक कॉलम है जिसमें 1000 रिकॉर्ड है, और मैं आपसे कहता हूं उस कॉलम का एवरेज वैल्यू निकालने के लिए। मैनुअली आपके लिए ये ऑब्वियसली टिपिकल होगा उन सारी वैल्यूज को ऐड करना, फिर डिवाइडेड बाई करना। लेकिन अगर मेरे पास कोई प्री डिफाइंड फंक्शन है, तो उसकी हेल्प से मैं एवरेज वैल्यू आसानी से निकाल सकता हूं। एंड दोज प्री डिफाइंड मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल फंक्शन विल बी प्रोवाइडेड बाय numpy मॉड्यूल्स। ये हमारी हेल्प करेगा हमें वो फंक्शंस प्रोवाइड करने में, मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल, जो हम आगे यूज करेंगे डेटा को एनालाइज करने में। तो numpy हमें दो चीजें प्रोवाइड करेगा, एरे और मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल फंक्शंस, जिनकी हेल्प से हम डेटा को एनालाइज कर सकते हैं लेटर ऑन, टू गेट अवर स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटा। इसीलिए इसको न्यूमेरिकल पाइथन बोला जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं नंपाई एरे की। तो नंपाई एरे से पहले, एरे का नाम तो आपने सुना ही है, विच कैन कंटेन मल्टीपल आइटम इनटू सिंगल वेरिएबल। तो आप कहेंगे कि हमने पाइथन में लिस्ट पढ़ा था, हमारे पास लिस्ट था जिसमें हम मल्टीपल आइटम से स्टोर कर सकते थे, फिर हम एरे के पास में क्यों आए। मतलब मेरे पास लिस्ट है, मुझे आता है लिस्ट पे ऑपरेशन करना, तो मैं numpy एरे क्यों यूज दोबारा से मैं पढ़ रहा हूं, क्यों ना मैं लिस्ट का डायरेक्टली यूज करूं यहाँ पे। अगर एरे की जगह की हम बात करें, तो हम लिस्ट भी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो अगर मेरे पास लिस्ट ऑलरेडी है, तो मैं numpy एरे क्यों पढ़ रहा हूं दोबारा से। ये चीज का आंसर पहले ढूंढते हैं। तो अगर आपको याद होगा लिस्ट में, या नहीं भी याद होगा, तो हम समझते हैं। जब हमारे पास दो लिस्ट होती है, जैसे हमारे पास एक लिस्ट है, list 1 which contains suppose 4 item, and list 2 which contains suppose again 4 items, हम इन दोनों लिस्ट के बीच में कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर मैं चाहता हूं लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मल्टीप्लाई करना, आप सपोज करो ये आपका कॉलम है प्राइस, आप सपोज करो ये आपका कॉलम है डेज, आप प्राइस को डेज से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं,
लेकिन अगर आपका डेटा लिस्ट के फॉर्मेट में है तो आप लिस्ट वन इंटू लिस्ट टू नहीं कर सकते। लिस्ट के बीच में हम कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर सकते। ये पहला रीजन है हमारा लिस्ट ना यूज करने का डेटा साइंस में और डेटा एनालिसिस में, क्योंकि हम दो लिस्ट के बीच में कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर सकते। मैं ना मल्टीप्लाई कर सकता, ना मैं डिवाइड कर सकता, मैं कोई भी ऑपरेशन दो लिस्ट के बीच में नहीं कर सकता। अगर मैं परफॉर्म करूंगा तो ये मुझे एरर प्रोवाइड करेगा। और हमारा डेली टू डेली एक्टिविटी में हम इस तरीके के मैथमेटिकल ऑपरेशंस दो कॉलम्स के बीच में मैन्युअली परफॉर्म करते रहते हैं। अगर मेरे पास लिस्ट होगा तो मेरे लिए ये काफी चैलेंजिंग होगा ऑपरेशन परफॉर्म करना। ये पहला रीजन है कि हम लिस्ट यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम दो लिस्ट के बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर ये मेरे पास एरे में कन्वर्टेड होता तो मैं इनके बीच में नॉट ओनली एरे, व्हाट वर्ड वी विल यूज, नमपाई एरे, क्योंकि हम नमपाई के स्पेसिफिक एरे की बात कर रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर यही डेटा मेरे पास नमपाई एरे के फॉर्मेट में होता तो मैं फिर इसके बीच में कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन आसानी से कर सकता था। अगर हमें इसे नमपाई एरे में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो हमें उसके लिए जरूरत पड़ेगी किसकी? नमपाई मॉड्यूल की। तो हम इंस्टॉल करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, सॉरी, नमपाई एज एनपी। एनपी यहाँ एलियाज है, आई बिलीव आपको पता ही होगा इसके बारे में। तो एनपी ARR1 एरे वन, जैसे लिस्ट वन लिया है हमने उसी तरीके से एनपी के पास में एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है एरे नाम से। अब हम इसके अंदर अपनी लिस्ट वन पास करेंगे तो ये लिस्ट वन को किस में कन्वर्ट कर देगा? एरे वन में कन्वर्ट कर देगा। ऐसे ही हम दूसरे वाले एरे को भी, सॉरी, लिस्ट को भी दूसरे एरे में कन्वर्ट करेंगे। तो एरे ऑफ लिस्ट टू, जब आप इसको रन करेंगे, जब आप एरे वन को प्रिंट करेंगे तो अब ये एक लिस्ट नहीं है, अब ये एक नंपाई एरे है। ऐसे ही एरे टू भी एक नंपाई एरे है। दोनों का फंडामेंटल सेम है, दोनों में वैल्यूज इंडेक्स बेस्ड स्टोर है। जैसे लिस्ट में हर आइटम आपका इंडेक्स बेस्ड स्टोर होता है, वैसे ही एरे में भी आपका आइटम इंडेक्स बेस्ड स्टोर होता है। यहाँ पॉजिटिव इंडेक्सिंग भी है, नेगेटिव इंडेक्सिंग भी है। हम स्लाइसिंग वगैरह सारे ऑपरेशंस आगे करके देखेंगे। लेकिन मेन डिफरेंस क्या है? सबसे पहला डिफरेंस तो यही है कि अब मैं इन दो एरे के बीच में कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूं। आप देख सकते हैं अब मुझे एरर नहीं आ रही। मैं डिवाइड कर सकता हूं एक एरे को दूसरे एरे से, मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो सबसे पहला रीजन हमारा लिस्ट से एरे यूज करने का क्या है कि लिस्ट के बीच में हम कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर सकते, लेकिन हम बाय यूजिंग numpy एरे वी कैन परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस बिटवीन टू एरे। ये सबसे पहला रीजन है हमारा एरे यूज करने का। इसलिए हम अब जितना भी आगे पढ़ेंगे हम उसमें numpy एरे यूज करेंगे डेटा को स्टोर करने के लिए और ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, ना कि लिस्ट यूज करेंगे। ठीक है। दूसरा पॉइंट, एरेज, numpy एरेज आर फास्टर देन योर लिस्ट। देखो अभी तो ये चार वैल्यूज है, जब हम रियल डेटा सेट पे काम करते हैं तो ये मिलियंस ऑफ वैल्यूज होती हैं। तो जब मिलियंस ऑफ वैल्यूज होती हैं तो लिस्ट आपका उस केस में स्लोअर होता है रेदर देन द numpy एरे। तो numpy एरेज आर फास्टर देन योर लिस्ट। ये दूसरा रीजन है हमारा एरे यूज करने का, numpy एरे यूज करने का डेटा साइंस में। तीसरा रीजन क्या है? numpy एरे विल टेक लेस स्पेस देन योर लिस्ट। अगर हम मेमोरी की बात करें तो numpy एरे कम स्पेस लेता है विद रेस्पेक्ट ऑफ लिस्ट। ये तीसरा रीजन है हमारा numpy एरे यूज करने का लिस्ट के रेस्पेक्टिव में। इसीलिए हम आगे फर्दर numpy एरे यूज करेंगे, ना कि लिस्ट यूज करेंगे। तो सबसे पहला रीजन तो हमारा, हम मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे लिस्ट के बीच में, हम वो अब एरे में कर पा रहे हैं, इसलिए हम एरे यूज कर रहे हैं। दूसरा, ये फास्टर है और कम स्पेस लेता है विद रेस्पेक्ट ऑफ लिस्ट, इसलिए अब हम लिस्ट यूज नहीं करते, आगे हम numpy एरे यूज करते हैं। क्या ये सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो, तो numpy में तीन तरीके के एरे होते हैं। एक 1D एरे जिसे वन डायमेंशनल एरे बोलते हैं, एक 2D एरे जिसे टू डायमेंशनल एरे बोलते हैं,
और एक एनडी एरे जिसे एन डायमेंशनल एरे बोलते हैं। एन का मतलब 3 डायमेंशन, 4 डायमेंशन, 5 डायमेंशन, आप कितना भी डायमेंशनल एरे बना सकते हैं। इसलिए 1D 2D, बेसिकली 3D तक हम नंपाई में बनाते हैं, इसलिए इसको एनडी लिख दिया जाता है, क्योंकि आप कितनी भी डायमेंशन तक बना सकते हैं। बट एग्जैक्टली ये 3D होता है, इसलिए यहाँ पे लिखते टेक्निकली हम एनडी हैं। तो 1D डेटा कौन सा होता है? 1D डेटा वो होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो या एक कॉलम होता है। मान लो मैंने एक एक्सेल डेटा लोड किया, और उस एक्सेल डेटा की एक रो अगर मैं रीड करता हूं, तो वो एक जो रो होगी वो मेरा 1D डेटा होगा। जब मैं एक कॉलम रीड करता हूं एक एक्सेल में से, एक कॉलम या नेम कॉलम या एज कॉलम, तो वो सिर्फ एक ही मेरा कॉलम होगा, तो वो 1D डेटा होगा। तो 1D एरे पे जब हम ऑपरेशन करना सीखेंगे, तो ये हमें ये सिखाएगा कि जब हम एक्सेल में से एक रो रीड करेंगे या एक कॉलम रीड करेंगे, तो हम उस पर लेटर ऑन किस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो 1D डेटा जहां सिर्फ एक ही डायमेंशन होती है। 2D डेटा कौन सा होता है? 2D डेटा वो होता है जिसमें मल्टीपल रो और मल्टीपल कॉलम्स होते हैं। तो जब आप एक एक्सेल या एक सीएसवी फाइल रीड करेंगे, जब आप देखेंगे उसमें कि जब उसमें मल्टीपल रो और मल्टीपल कॉलम्स हैं, तब फिर हम उस पर किस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो जब मल्टीपल रो और मल्टीपल कॉलम्स होते हैं, उसे हम 2D एरे बोलते हैं या 2D डेटा बोलते हैं। इसमें 2 डायमेंशन है, नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो, इसलिए हम इसको बोलेंगे 2D। अब ये 3D डेटा कौन सा होता है? तो 3D डेटा होता है जिसमें मल्टीपल मैट्रिक्स होती हैं। जैसे ये एक 2D मैट्रिक्स हुई, ये दूसरी 2D मैट्रिक्स हुई इसके बैकएंड में, ये तीसरी 2D मैट्रिक्स हुई इसके बैकएंड में। आप इस तरीके से कितनी भी मैट्रिक्स ले सकते हैं। तो एक इसमें आपका एक्सिस हुआ नंबर ऑफ रो, एक एक्सिस हुआ नंबर ऑफ कॉलम, और तीसरा जो एक्सिस हुआ वो आपका नंबर ऑफ मैट्रिक्स। कितनी मैट्रिक्स हैं, जब हम अभी सीखेंगे इसको और बनाएंगे तब और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा मैं इसे। इसको बोलते हैं हम 3D एरे। 3D एरे इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल 2D मैट्रिक्स। इसी को हम 3D एरे बोलते हैं या 3D मैट्रिक्स बोलते हैं। अब हम 1D से स्टार्ट करते हैं। सो हमने देखा अभी हम एरे कैसे बनाते हैं पाइथन में। एरे बनाने के लिए, नमपाई एरे के लिए, नमपाई मॉड्यूल के पास में एक एरे नाम का प्री डिफाइंड फंक्शन है। या तो मैं लिस्ट यहाँ डायरेक्टली पास कर सकता हूँ, या लिस्ट बना के फिर उस वेरिएबल को यहाँ पास कर सकता हूँ। दोनों केसेस में मैं लिस्ट ही पास कर रहा हूँ, और इस तरीके से मुझे एक एरे क्रिएट होता है। सो ये हमारा नमपाई 1D एरे है। अगर हमें चेक करना हो कि ये जो ARR1 है ये 1D है, 2D है या 3D है, ये चेक करने के लिए हमारे पास एक एंडिम नाम का प्रीडिफाइंड वेरिएबल है, ARR1.endim। ये आपको रिटर्न करता है कि आपका एरे कितने डायमेंशन का है, क्या ये 1 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन है या 3 डायमेंशन है। तो आप देखेंगे ये रिटर्न कर रहा है 1, दैट मीन्स ARR1 इज ए n डायमेंशनल एरे। दूसरा पॉइंट अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो हमारे पास में एक और होता है जिसे हम बोलते हैं शेप ऑफ एरे। मतलब एरे की शेप क्या है। अब ये तो अभी के लिए 1D है, तो इसलिए ये रिटर्न कर रहा है 8। अगर ये 2D होता तो 8,4 या 8,3 जैसे भी शेप होती है एरे की, उसके अकॉर्डिंग रिटर्न करता। 8 का मतलब है कि इस एरे के अंदर 8 वैल्यूज हैं। अगर आप देखोगे 2, 2 4, 2 6 और 2 8 वैल्यूज हैं। एक और हमारे पास वेरिएबल होता है जिससे हम अपने एरे का डेटा टाइप चेक कर सकते हैं कि हमारे एरे का डेटा टाइप क्या है, और इसके लिए यूज होता है डी टाइप। तो आप देखेंगे ये दिखा रहा है इंट 64। 64 यहाँ पे साइज ऑफ बिट दिखाता है। बाय डिफॉल्ट इंटीजर का साइज 64 होता है। अगर हमें इसे चेंज करने की जरूरत पड़ती है तो हम चेंज कर पाते हैं, कैसे करेंगे वो आगे देखेंगे अभी। लेकिन कई बार जब साइज का इश्यू होता है हमारे सामने, तो हम इंटीजर का साइज चेंज करने की भी सोचते हैं। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट ये 64 बिट साइज लेता है। इसलिए यहाँ सिर्फ इंट नहीं आ रहा, इंट 64 आ रहा है। जैसे नॉर्मली पाइथन में जब हम चेक करते हैं कि x इज इक्वल टू 30 दिया,
और मैंने चेक किया व्हाट इज द टाइप ऑफ एक्स, देन यू विल गेट ओनली इंट, नॉट इंट 64 और इंट 32, ऐसा कुछ नहीं। यहां हमें साइज दिखाता है बिट का। आप जानते हैं कि एरे का एक लिमिटेशन होता है, दैट एरे कैन स्टोर ओनली होमोजीनियस डेटा। अगर आप जानते हैं, प्रोग्रामिंग का ये फंडामेंटल होता है कि एरे में सिर्फ और सिर्फ होमोजीनियस, होमोजीनियस का मतलब होता है सेम टाइप का ही डेटा रख सकते हैं, किसी और टाइप का डेटा नहीं रख सकते। अगर मैं नमपाई में, आप देखेंगे अभी सारी वैल्यूज इंटीजर वैल्यू है, अगर मैं नमपाई में एक वैल्यू रखता हूं जो कि फ्लोट वैल्यू है, तो क्या ये मुझे एरर देगा? क्योंकि एरे की लिमिटेशन होती है, लिस्ट की लिमिटेशन नहीं थी कि लिस्ट में सिर्फ होमोजीनियस डेटा रखा जा सकता है। लिस्ट में तो होमोजीनियस हेट्रोजीनियस दोनों तरीके का डेटा रखा जा सकता है। और जब लिस्ट का टाइप चेक करते तो वो लिस्ट बताता है, ना कि इंटीजर और फ्लोट बताता है। यहां तो जब मैं एरे वन का डेटा टाइप चेक कर रहा हूं तो वो बता रहा है कि वो इंटीजर टाइप का है। अगर मैं फ्लोट वैल्यू रखता हूं और इंटीजर वैल्यू रखता हूं, तो अब ये किस टाइप का बताएगा? क्या अब ये फ्लोट बताएगा या फिर इंटीजर बताएगा? तो फ्लोट वैल्यू तो इंटीजर में कन्वर्ट नहीं हो सकती, लेकिन इंटीजर वैल्यू फ्लोट में कन्वर्ट हो सकती है बाय डिफॉल्ट। आप देखेंगे इनिशियली हो क्या रहा है, इससे आपको आइडिया मिलेगा कि ये इनिशियली कैसे रखने वाला है इस एरे को। जब आप देखेंगे एरे वन को, तो हर वैल्यू को फ्लोट वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया है। 2.0, जीरो यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा, बट बेसिकली इट इज 2.0, 38.0, 90.0, 21.0, 7.0। ओनली बिकॉज ऑफ दिस 90.5 ऑल द वैल्यूज आर कन्वर्टेड इनटू फ्लोट ऑटोमेटिकली। अब अगर आप अपने एरे का डेटा टाइप चेक करेंगे, तो आपको दिखाई देगा कि ये एरे अब इंटीजर टाइप का नहीं है, अब ये फ्लोट टाइप का कन्वर्ट हो चुका है। और ये हमें ये दिखाता है कि एरे में सिर्फ होमोजीनियस डेटा ही रखा जा सकता है। इसका मतलब अगर एक्सटर्नली मैं हेट्रोजीनियस डेटा रखता भी हूं, तो नंपाई एरे इनिशियली उसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करेगा और होमोजीनियस डेटा ही स्टोर करेगा। एक और एग्जांपल से देखते हैं। अब तक तो चलो इंटीजर और फ्लोट था, अब मैंने इसमें एक स्ट्रिंग वैल्यू भी रख दी अमित। अब क्या होगा? अब अगर आप अपने एरे को देखोगे, तो आपकी स्ट्रिंग वैल्यू ना तो फ्लोट में कन्वर्ट हो सकती है और ना ही इंटीजर में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन इंटीजर और फ्लोट वैल्यू स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो सकती है। इस तरीके से आपको आइडिया लगने वाला है कि वो किस टाइप में कन्वर्ट होने वाला है, यानी कि हर वैल्यू स्ट्रिंग टाइप में कन्वर्ट होने वाली है। आप देखेंगे 2 कोटेशन मार्क्स में है, 38 कोटेशन मार्क्स में, 90 कोटेशन मार्क्स में। और हम जानते हैं कि जब कोई भी वैल्यू को हम कोटेशन मार्क्स में रखते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग होती है। अगर आप अब एरे वन का डेटा टाइप चेक करेंगे, तो यहाँ पे ये आपको, सो U32 का मतलब होता है यूनिकोड 32, सो इट इज राइट नाउ एग्जैक्टली ए स्ट्रिंग डेटा टाइप, नॉट ए फ्लोट और नॉट ए इंटीजर। तो इससे आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, वो क्या है कि हम नंपाई एरे में अगर हेट्रोजीनियस डेटा रखते भी हैं, तो नंपाई एरे उसको इनिशियली होमोजीनियस डेटा में कन्वर्ट करके ही स्टोर करेगा। इसलिए अगर मैं एक्सटर्नली हेट्रोजीनियस डेटा रखता भी हूं, तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब यहाँ पे 2 मुझे एज ए इंटीजर नहीं मिलेगा, एज ए स्ट्रिंग मिलेगा। तो ये एक पॉइंट आपको याद रखना है जब आप एरे बनाएंगे, चाहे 1D हो, चाहे 2D हो, चाहे 3D हो, कोई भी शेप का आप एरे बनाएं, ये डेटा टाइप वाला फंडामेंटल हर टाइप के एरे पे अप्लाई होता है। इज दिस क्लियर फॉर एवरीवन? एक क्वेश्चन है सर। बताइए। जैसे नमपाई में आपने बताया कि इट इज ओनली फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशंस, राइट? हम्म मैथमेटिकल। लेकिन अगर हमारा जो डेटा टाइप है वो यूनिकोड 32 है, तो हम्म। इसके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशंस कैसे नहीं होंगे? नहीं नहीं, टेक्स्ट। आप ये भी तो सोचिए कि हमारा जो डेटा सेट होता है उसमें सारे कॉलम न्यूमेरिकल थोड़ा ही होते हैं। उसमें नेम कॉलम भी होता है, उसमें हमारा जेंडर कॉलम भी होता है, उसमें सिटी कॉलम भी होता है। तो हम हर डेटा के बीच में हर टाइम थोड़ा ही मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अगर मुझे इसके बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशन करना होगा, तो मुझे इस डेटा को क्लीन करना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब है कि मान लो अगर मेरे पास एक जेंडर कॉलम है, हमें मान के चलते हैं, ठीक है। उस जेंडर कॉलम में मेरे पास में बाकी की वैल्यूज रखी है, एक 23 रखी है, एक 45 रखी है, एक 89 रखी है, और एक वैल्यू मेरी जो रखी हुई है मान लेते हैं वो
कोई स्ट्रिंग वैल्यू रखी हुई है, या मान लो उसमें लिखा हुआ है अननोन, या मान लो लिखा हुआ है उसमें यंग लिखा हुआ है, या कुछ भी ऐसा वर्ड लिखा हुआ है, एबीसी कुछ भी। अब इस एक वैल्यू की वजह से ये पूरे कॉलम का जो टाइप आने वाला है वो इंटीजर नहीं आने वाला हमें। लेकिन अब मुझे मैथमेटिकल ऑपरेशन करना होगा तो मैं डायरेक्टली तो नहीं कर सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने डेटा को क्लीन करना पड़ेगा, इसमें से एबीसी को हटाना पड़ेगा या रिप्लेस करना पड़ेगा एक आइडेंटिकल वैल्यू के साथ में, and then I will convert my values into integer data type, and there I will be able to perform operation। ठीक है, तो ओके। मुझे डेटा को क्लीन तो करना ही पड़ेगा डायरेक्टली, अगर मेरे पास डेटा उस टाइप में नहीं कन्वर्ट होके आ रहा है तो। गॉट इट। ओके, थैंक यू। तो एक एरे बनाते हैं दोबारा से। Let's take the values from here। वैसे ये पाइथन की लिस्ट की तरह ही है, एरे में हर वैल्यू इंडेक्स बेस्ड स्टोर होती है। इंडेक्स हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है, तो ये जीरो इंडेक्स की वैल्यू है, ये वन इंडेक्स पे है, ये टू पे है, ये थ्री पर, ये फोर, ये फाइव, ये सिक्स और सेवन, एट वैल्यूज है, तो इंडेक्स जीरो से सेवन तक रहेगा। हमारे पास नेगेटिव इंडेक्सिंग भी है, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और -8। नेगेटिव इंडेक्सिंग क्योंकि -0 से स्टार्ट नहीं हो सकती, -0 नहीं होता है नेगेटिव इंडेक्सिंग में, और जीरो से भी नहीं हो सकती क्योंकि अगर मैं यहाँ जीरो लिख दूंगा तो जीरो तो यहाँ ऑलरेडी है, इसलिए ये -1 से ही स्टार्ट होगी नेगेटिव इंडेक्सिंग। तो हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरीके की इंडेक्सिंग है। अगर आपको ने कभी नेगेटिव इंडेक्सिंग पे नहीं काम किया है, ऑल्दो आपने पाइथन पढ़ा हुआ है आप सबने, तो आपको आइडिया है कि नेगेटिव इंडेक्सिंग से कैसे काम करते हैं, बट फिर भी मेरे पास पॉजिटिव इंडेक्सिंग है, ये मेरे लिए एक आइडिया रखता है। लेकिन नेगेटिव इंडेक्सिंग का कब और कहाँ यूज किस तरीके से हो सकता है, वैसे तो इसके बहुत सारे यूज केस हैं, बट मैं आपको एक सिनेरियो समझाता हूँ। सपोज करो आपके पास एक एरे है जिसकी लेंथ आपको नहीं पता, उसमें 10 आइटम है या उसमें 10,000 आइटम है या उसमें 100 आइटम है, आपको नहीं पता उसमें कितने आइटम है। अगर आपको एरे की लेंथ नहीं पता और उसके लास्ट टू आइटम्स आपको एक्सेस करने हैं, तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग में बिना लेंथ जाने लिस्ट के लास्ट दो आइटम्स को निकालना या एरे के दो लास्ट आइटम्स को निकालना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर मेरे पास नेगेटिव इंडेक्सिंग है, तो बिना लिस्ट की लेंथ जाने मैं लिस्ट के लास्ट के या एरे के लास्ट के दो आइटम्स को नेगेटिव इंडेक्सिंग का यूज करके आसानी से एक्सेस कर सकता हूं, क्योंकि लास्ट टू आइटम्स विल बी ऑलवेज ऑन -1 इंडेक्स और ऑन -2 इंडेक्स। तो हम इस तरीके से, तो जब हमें एरे के लास्ट में से आइटम्स को सेलेक्ट करना होता है तब हम यूज करते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग, और जब हमें बिगनिंग में से आइटम्स को सेलेक्ट करना होता है तो हम यूज करते हैं पॉजिटिव इंडेक्सिंग। अगर मुझे लेंथ पता है अपनी लिस्ट की, तो फिर मैं पॉजिटिव के थ्रू भी लिस्ट के लास्ट में से आइटम्स को सेलेक्ट कर सकता हूं, और इस तरीके से हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंडेक्सेस हैं। क्योंकि आइटम्स इंडेक्स बेस्ड स्टोर है तो हम इंडेक्स बेस्ड ऑपरेशन भी कर सकते हैं। अगर मुझे इसमें से एक पर्टिकुलर इंडेक्स से आइटम निकालना है, जैसे वन इंडेक्स है, तो वन इंडेक्स पे क्या रहेगा, ये जीरो है और ये वन है, यानी कि 38। अगर मुझे इसमें से नेगेटिव इंडेक्सिंग का यूज करके कोई आइटम निकालना है, जैसे मैंने कहा -2, तो -1 पे 8 है और -2 पे आपका 12 है, तो आउटपुट क्या आएगा, 12। तो हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इंडेक्सिंग का यूज करके आइटम्स एक्सेस कर सकते हैं। ये तो रहा एक एक आइटम एक्सेस करने का तरीका। अगर मुझे मल्टीपल आइटम सेलेक्ट करने हैं तो फिर इसके लिए स्लाइसिंग यूज होती है। और हम स्लाइसिंग कैसे करते हैं, ये सेम उसी तरीके से है जैसे हमने लिस्ट में किया था। इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग दोनों एग्जैक्टली सेम है। एक बार देखते हैं। तो स्लाइसिंग का एक सिंटेक्स होता है। सिंटेक्स क्या होता है कि आपके एरे का नाम आता है सबसे पहले, जो भी आपने दिया है, एरे 1, एरे 2, या जो भी आपने XYZ जो भी दिया है।
स्क्वायर ब्रैकेट में आप स्टार्ट स्पेसिफाई करते हैं, यानी कि स्लाइसिंग आप कहां से स्टार्ट करने वाले हैं। कॉलन्स एंड स्पेसिफाई करते हैं, आप स्लाइसिंग कहां से कहां तक करेंगे। एंड तीसरा पैरामीटर होता है आपका स्टेप करके, यानी कि स्लाइसिंग में आप कितना कितना स्टेप चलेंगे। तो देखते हैं एक बार, मैंने कहा मुझे 2 से लेके 4th इंडेक्स तक, तो 2 मेरा स्टार्ट है यहाँ पे और एंड मेरा 4 है। दो चीजें हम हमेशा याद रखेंगे स्लाइसिंग के कॉन्सेप्ट में, कि जो एंड रहता है वो हमेशा एंड -1 रहता है। यानी कि अगर मैं 4 स्पेसिफाई करूंगा तो वो मुझे सिर्फ 3rd इंडेक्स तक ही आइटम रिटर्न करेगा, 4th इंडेक्स तक नहीं रिटर्न करेगा। अगर मैं 7 लिखता हूं तो वो मुझे 6th इंडेक्स तक रिटर्न करेगा, 7 तक रिटर्न नहीं करेगा। जो स्टेप होती है बाय डिफॉल्ट वो +1 होती है बाय डिफॉल्ट। तो ये दो पॉइंट हम हमेशा याद रखेंगे। तो 2 से स्टार्ट करेंगे अगर 4 तक की बात करें, क्योंकि एंड हमारा 4 है तो 4 से वो रुक जाएगा, किस पे, 3 पे ही रुक जाएगा। स्टेप हमारी +1 है तो 2 के में अगर हम +1 करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी, 3, और वो 3 पे ही रुक जाएगा। यानी कि जो आइटम हमें मिलेगा वो 3rd इंडेक्स से मिलेगा, सॉरी 2nd इंडेक्स से और 3rd इंडेक्स से, यानी कि 38 मिलेगा और 90 मिलेगा। सॉरी, हाँ 0 1 2 3, हाँ 2 और 3 ये है, सॉरी। 2nd इंडेक्स पे 90 है और 3rd इंडेक्स पे आपका 21 है। अगर मैं स्टार्ट नहीं स्पेसिफाई करता, मैं सिर्फ एंड स्पेसिफाई करता हूं, तो वो 0 से स्टार्ट करता है, और इस केस में वो 0 इंडेक्स की वैल्यू, 1 इंडेक्स की वैल्यू, 2 इंडेक्स की वैल्यू और 3 पे स्टॉप हो जाएगा क्योंकि एंड हमारा 4 है। अगर मैं एंड स्पेसिफाई नहीं करता, मैं स्टार्ट स्पेसिफाई करता हूं लेकिन एंड नहीं स्पेसिफाई करता, तो वो 3rd इंडेक्स से स्टार्ट करेगा और लिस्ट के एंड तक जाएगा। तो आप देखेंगे 21 7 95 12 और 8। अगर मैं दोनों ही स्टार्ट और एंड नहीं स्पेसिफाई करता तो एंटायर एरे रिटर्न होगा। इस तरीके से आप देखेंगे तो स्टार्ट भी ऑप्शनल है और एंड भी ऑप्शनल है, लेकिन हमने अभी तक इसमें स्टेप का यूज नहीं किया। अब स्टेप पे आते हैं। तो मैंने कहा मुझे एरे में से रिटर्न करना है आइटम 1 से लेके 8th इंडेक्स तक। अच्छा 8th इंडेक्स तो हमारे पास है ही नहीं, तो 7 लिख देते हैं, चलो 7th इंडेक्स तक। और आइटम में जो स्टेप रहेगी वो बाय डिफॉल्ट +1 थी, अब मैंने कहा 2 रहेगी। तो पहला आइटम हमें रिटर्न होगा 1 इंडेक्स से, विच इज 38। 1 में +2 करेंगे तो किस पे जाएगा, 3 पे जाएगा, तो आएगा 21। 21 में +2 करेंगे तो जाएगा 95 के पास में, और 95 हमें रिटर्न करेगा, और वो स्टॉप होगा इसी पे, क्योंकि हमारा लास्ट क्या है, 7, और 7 से एक पहले ही रुक जाएगा, यानी कि किस पे रुक जाएगा, 6 पे रुक जाएगा। इसलिए वो हमें क्या रिटर्न करेगा, 38 21 और 95, आगे नहीं जाएगा। इस तरीके से हम स्लाइसिंग करते हैं पॉजिटिव इंडेक्सिंग का यूज करके, स्टार्ट एंड और स्टेप। क्या ये आपको क्लियर है? जी सर। या हम नेगेटिव इंडेक्सिंग का यूज करके भी स्लाइसिंग कर पाते हैं। मैं एरे को फिर से प्रिंट कर देता हूं यहां पे, और अब नेगेटिव इंडेक्सिंग का यूज देखते हैं। तो मैंने कहा मुझे आइटम्स को एक्सेस करना है -1 इंडेक्स से लेके -4th इंडेक्स तक। तो ये -1 है, -2 है, -3 है, -4 है। -4 हमें बाय डिफॉल्ट रिटर्न नहीं होता, हमें क्या रिटर्न होता है, सॉरी -1, हमें बाय डिफॉल्ट क्या रिटर्न होता है, -3 तक रिटर्न होता है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ में कुछ भी रिटर्न नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो हमारी स्टेप है वो +1 है। अगर हम -1 में +1 करेंगे तो 0 होगा, 0 में +1 करेंगे तो 1 होगा। तो वो -4 की तरफ तो आ ही नहीं रहा, अगर आप ध्यान से देखेंगे वो तो अपोजिट साइड में जा रहा है। -4 की तरफ वो तब आएगा जब हमारी स्टेप भी नेगेटिव रहेगी। अब -1 -1 -2 बनेगा, -2 -1 -3 बनेगा, -3 -1 -4 बनेगा, और इस तरीके से वो -4 की तरफ आएगा।
और तब मुझे मिलेगा -1 इंडेक्स की वैल्यू, -2 इंडेक्स की वैल्यू और -3 इंडेक्स की वैल्यू। लेकिन अगर मैं इसी स्टेटमेंट को उल्टा करके लिखता हूं, मैंने कहा -4 से स्टार्ट करना है और -1 तक जाना है, लेकिन मैं स्टेप नहीं देता, तब ये मुझे आइटम रिटर्न कर पाएगा। क्यों रिटर्न कर पाएगा? क्योंकि जब आप -4 में +1 करेंगे तो वो -3 होगा, और -3 में +1 करेंगे तो वो -2 बनेगा, -2 में +1 करेंगे तो वो -1 करेगा, तो वो -1 की तरफ आ रहा है। आपको ये देखना है कि जब आप स्टेप ऐड कर रहे हैं तो क्या वो आपके एंड की तरफ आ रहा है या अपोजिट साइड में जा रहा है। अगर वो एंड की तरफ आ रहा है तो इसका मतलब आपको आइटम्स रिटर्न होने वाले हैं। अगर वो अपोजिट साइड में जा रहा है, इसका मतलब आइटम्स रिटर्न नहीं होने वाले। या फिर आप रटना चाहते हैं तो इसको ऐसे रट सकते हैं, अगर आपका स्टार्ट बड़ा है आपके एंड से, अगर आपका स्टार्ट बड़ा है आपके एंड से, तो स्टेप का नेगेटिव होना जरूरी है। -1 इज ग्रेटर देन -4, दैट्स वाई स्टेप का नेगेटिव होना जरूरी है। बट -4 इज नॉट ग्रेटर देन -1 लास्ट वाले सिनारियो में, इसलिए स्टेप का नेगेटिव होना जरूरी नहीं है, इसलिए स्टेप का पॉजिटिव होना जरूरी है। तो अगर हम वैसे रटना चाहें तो इसको ऐसे समझ सकते हैं। बट टेक्निकली देखा जाए तो जब स्टेप को ऐड करें, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, अगर वो हमारे एंड की तरफ आ रहा है तो हमें आइटम्स रिटर्न होंगे, अगर वो एंड की तरफ नहीं आ रहा है तो फिर आइटम्स रिटर्न नहीं होंगे। क्या ये क्लियर है आपको? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? दैट्स ओके। सर अभी तो नहीं। 2D एरे, 2 डायमेंशनल, जिसमें मल्टीपल रो और मल्टीपल कॉलम्स होते हैं। np डॉट एरे, स्क्वायर ब्रैकेट्स का आप ध्यान रखेंगे, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स है आपका मल्टीपल लिस्ट को कंटेन करने के लिए। हर लिस्ट एक रो को रिप्रेजेंट करती है, 1, 2, 3, ये एक रो हुई, और उस रो में 3 कॉलम है, 4, 5, 6, ये सेकेंड रो हुई, इसमें भी 3 कॉलम है, 7, 8, 9, ये आपकी तीसरी रो हुई, इसमें भी 3 कॉलम है। यानी कि आपके 2D एरे में 3 रो और 3 कॉलम है। अब अगर आप ARR1 को प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे ये आपका 2D एरे है। ये पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। यहाँ भी आइटम जो रहेगा वो इंडेक्स बेस्ड स्टोर होता है, उस इंडेक्सिंग पे आएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप देखेंगे ARR1 डॉट एंडिम, तो ये आपको दिखाएगा कि इसकी डायमेंशन 2 है। और अगर आप देखेंगे ARR1 डॉट सेव, तो ये आपको बताएगा कि ये 3 by 3, यानी कि नंबर ऑफ रो भी इसमें 3 है, नंबर ऑफ कॉलम भी इसमें 3 है, इसलिए ये 3 by 3 मैट्रिक्स आपको दिखा रहा है। यहाँ जो आइटम स्टोर होते हैं वो इस तरीके से, ये 0 इंडेक्स रो है, ये 1 इंडेक्स रो है, ये 2 इंडेक्स रो है, ये 0 इंडेक्स कॉलम है, ये 1 इंडेक्स कॉलम है, और ये 2 इंडेक्स कॉलम है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे थोड़ा बड़ा करके बनाऊं तो ये कैसे बनेगा, लेट्स सी। तो ये है 0, 1 और 2, ये है 0, 1 और 2। तो कोऑर्डिनेट पहले आइटम के क्या रहेंगे, 0, 0, दूसरे आइटम के 0, 1, इसके 0, 2, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 0, 2, 1 एंड 2, 2। इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे मिलते हैं। ये बताता है कि ये कौन सी रो है, और दूसरा आइटम बताता है कौन सा कॉलम है। ये सेकंड इंडेक्स की रो है और 0 इंडेक्स का कॉलम है। ये इस तरीके से आप वैल्यूज को इंडेक्स के बेसिस पे आइडेंटिफाई करेंगे। एक चीज 2D एरे जब बनाएं, बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि जब हम 2D एरे बनाते हैं
तो हर रो में नंबर ऑफ कॉलम्स की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। अगर किसी भी रो में नंबर ऑफ कॉलम्स की वैल्यू इक्वल नहीं हुई, या कम हुई या ज्यादा हुई, तब फिर वो एरे आपका 2D एरे नहीं कंसीडर होगा। आप देख सकते हैं, setting an array element with the sequence, the requested array has the shape after one dimension, the detected shape was 3। इसलिए ये तो हायर वर्जन है इसका जुपिटर नोटबुक का, इसलिए आपको एरर दे रहा है। लोअर वर्जन में हम बना पाते थे, लेकिन वो 2D एरे कंसीडर नहीं होता था। इसलिए हमेशा याद रखना कि जब अभी आप एरे बनाएं, 2D एरे, तो हर कॉलम, सॉरी, रो के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अभी मैंने 4 रखा, आप देख रहे हैं, तब भी एरर आई। जब हर रो में नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगे तभी वो 2D एरे की तरह कंसीडर होगा, अदरवाइज वो 2D एरे की तरह कंसीडर नहीं होगा। हाँ, अगर मेरे पास वैल्यूज की कमी है, मान लेते हैं कि इसमें मेरे पास वैल्यू नहीं है, तो मैं यहाँ पे मिसिंग वैल्यू रख सकता हूं। np.nan का मतलब होता है नॉट ए नंबर। np यहाँ मॉड्यूल का नाम है और nan प्री डिफाइंड वेरिएबल है, इसलिए मैंने लिखा है np.nan। इसका मतलब होता है नॉट ए नंबर। फिर मुझे एरर नहीं आएगी। अगर मैं अब अपने एरे को चेक करूंगा, ARR1 को, तो ये मुझे दिखाएगा कि वैल्यूज तो हैं, लास्ट वाली वैल्यूज मेरी मिसिंग है, लेकिन ये एक 2D एरे की तरह काम कर रहा है। बट अगर मैं यहां इस वैल्यू को नहीं रखूंगा, तो फिर नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होंगे ईच रो में, और इसलिए ये मुझे एरर देगा। तो जब हम 2D एरे बनाएंगे, तो हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि हर रो के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए, तभी वो 2D एरे कंसीडर होगा, अदरवाइज वो 2D एरे कंसीडर नहीं होगा। क्लियर है? तो सर जब NaN डालते हैं नॉट ए नंबर, तो वो पूरे सारे जितने भी हमारी वैल्यूज है सबको फ्लोट में फ्लोट कन्वर्ट में कर देता कन्वर्ट कर देता है, बिल्कुल। क्योंकि नॉट ए नंबर का कोई इंटीजर टाइप नहीं होता, और पाइथन उनको अपने टाइप के अकॉर्डिंग रखता है, इसलिए। है। ओके। तो मैं आज यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। एक लास्ट बैच का 1 घंटे का सेशन रह गया है आज का, वो मुझे आज खत्म करना है। अ, हम नेक्स्ट सेशन से यही 2 घंटे का सेशन रखेंगे, वही 8 बजे से 10 बजे तक। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कभी भी डायरेक्टली पिंग कर सकते हैं। जिस नंबर से मैंने आपको मीटिंग लिंक भेजा है, वो मेरा पर्सनल नंबर है। सर मुझे गूगल कोलैब पे थोड़ा सा मतलब फर्स्ट टाइम काम करूंगा मैं, तो हो सकता है कि कुछ आए, तो अगर कोई कोई ऐसा डॉक्यूमेंटेशन है या यूट्यूब वीडियो है तो अगर बहुत आपके पास। आसान है, हमें उसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है। ओके। अगर आपको लगता है आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप 2 मिनट के लिए मुझसे कनेक्ट करिएगा, स्क्रीन शेयर करिएगा, मैं आपको 2 मिनट में समझा ओके दूंगा। ठीक है, मैं ठीक है? ट्राई कर लेता हूँ, पहले नहीं बिल्कुल, हुआ तो फिर देन आई कनेक्ट विद बिल्कुल, यू। ओके बिल्कुल। थैंक आपको उसके लिए कोई जरूरत नहीं है उसकी, ये बहुत छोटा सा चीज है। यू। ओके। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे को। ओके थैंक यू। ओके थैंक यू सर, सो मच थैंक यू। एवरीवन, बाय। थैंक यू सर।